मैटर वेव में पहुंच गए थे और मैटर वेव में हमने देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लिखा था, इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ था। और साथ में हमने लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर 2m और काइनेटिक एनर्जी लिखा था E इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और साथ में फिर ये आ गया था अपने पास रूट ओवर 150 बाय डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम, ये बन गया था। ठीक है ना। ये कैलाश महाजन अपना माइक ऑफ करो, है ना। इतना बन गया था। तो रूट ओवर 150 बाय डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम बन गया था। कौन? लैम्डा, लैम्डा बना हुआ था। ठीक है, सॉरी। आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, तो लैम्डा यहां तक तो अपन पहुंच गए थे। अब एक और चीज आती है, फॉर सॉरी फॉर गैस पार्टिकल एट टेम्परेचर T, फॉर गैस पार्टिकल एट टेम्परेचर T। तो अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है क्या? हाँ। यस। तो उसमें बताइए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी लिखते हैं वो क्या लेते हैं? अरे यार सर आवाज आवाज नहीं आ रहा। सर, आवाज नहीं आ रहा। एक आवाज नहीं आ रहा सर। अटक रहा है सर आवाज। सभी लोग माइक ऑफ कर दो, आज अपना माइक ऑफ कर दो, अपना माइक ऑफ कर दो। ठीक है, अब आवाज आ रही है तो चैट में लिख के बता दो ना, कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। गधे बंद नहीं किया। ठीक है, तो देखो यार, मैं क्या बोलता हूँ कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग यदि किसी मॉलिक्यूल को देखा जाए तो उसमें कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है टेम्परेचर T? ये उसने बताया था। हाफ के टी। कितना होता है? हाफ के टी होता है। अच्छा बताओ, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं जो कि मोनो एटॉमिक है, इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3 3 होते हैं। तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितने हो जाएगी? 3/2 3/2 kg। 3/2 ये kT। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से वाले होते हैं? रोटेशन वाले या ट्रांसलेशन वाले? ट्रांसलेशन वाले। ट्रांसलेशन वाले। तो इसका मतलब मैं ये क्या बोल सकता हूँ, ये जो है ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा चलो, मोनो एटॉमिक की जगह मैं डाई एटॉमिक लेता हूँ, डाई एटॉमिक लेता हूँ। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 5 होंगे। 5। तो इसमें से हमारे पास ये एनर्जी क्या लिखी जाएगी? 5/2 kT लिखी जाएगी, है ना। अब देखो, ये वाली जो 5/2 kT है, 5/2, इसमें कौन कौन सी एनर्जी है? इसमें 3 एक ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल भी है। अच्छा बताओ, यहाँ जो ये काइनेटिक एनर्जी लिखी थी वो कौन सी वाली थी? ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी लिखी थी हमने इस लैम्डा वाले फॉर्मूले में, ये ट्रांसलेशन। तो अब एक चीज बताओ कि इसके लिए डायटोमिक की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखें, अगर मैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल लिख दूं 3/2 kT। तो चाहे मोनो एटॉमिक हो, चाहे डाई एटॉमिक हो, चाहे ट्राई एटॉमिक हो, कुछ भी हो, एनी पार्टिकल, मैं बोल सकता हूँ के लिए जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो 3/2 kT ही पाई जाएगी। तो इसका मतलब यदि मैं उसका लैम्डा लिखना चाहूं तो वो होगा H अपॉन रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और वो हो जाएगा H अपॉन रूट ओवर 2m। यश अपना माइक ऑफ करो। काइनेटिक एनर्जी बन चुका है 3/2 kT।
तो ये आ गया h अपॉन रूट ओवर 3m/k/t, ये बन चुका है। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अच्छा एक बार बताओ, ये m जो है, स्मॉल m मास है, ये क्या एटॉमिक मास होगा या मोलर मास होगा? मोलर एक मॉलिक्यूल का मास। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कह रहे हैं या एक मोल का मास कह रहे हैं? मोल का। मोल का। और कोई किसी और को कुछ और मानना है? मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल का हो रहा है। रीजन बीइंग आप देख सकते हो कि यहाँ पर k है ना, k एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब मोल में गैस हो या हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल। हाँ जी, k का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमारे पास 1-2 मॉलिक्यूल हो या हमारे पास कई मोल में मॉलिक्यूल्स हो। एक दो मॉलिक्यूल। 1-2 दो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। तब करेंगे। यानी कि ये जो मास m लिखा जाएगा, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का कितना मास है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और अगर मैं लिखना चाहता हूं लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ओवर 3 कैपिटल M, यानी कि यहां मोलर मास लिखना चाहता हूं तो k की जगह कौन आ जाएगा? k की जगह क्या लिखूं मैं? R। R अपने को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और यहां पर कैपिटल M है मोलर मास। क्या ये मास? तो इस प्रकार से हम लैम्डा लिख सकते हैं कि भाई लैम्डा के लिए यदि कोई गैस पार्टिकल अगर T टेम्परेचर पर है तो इस प्रकार से हम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट से हाँ ये लिखो लिखो। अरे बैकग्राउंड में वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है यार, अपलोड करने में हालत खराब हो जाती है। कल वाला वीडियो जो है ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है ना, 1 मिनट रुको, फोन आ स्क्रीनशॉट रहा लेने को बोल दो। है, 1 मिनट रुको।
हाँ, नेक्स्ट पेज। हाँ सर। ये लोड कर लो जल्दी से। ठीक है, सवाल आपके सामने है, फिर उसके बाद में सवाल कर लीजिए। हाँ, लिखने के बाद में सवाल कर लेना। कितना है इसका आंसर? 18.75 केल्विन। 18.75 केल्विन। केल्विन। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो, अपने को करना क्या है, अपने को देखना है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का जितना 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का जितना जितना आवाज वेट नहीं लेते हैं हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन। आवाज नहीं आ रहा था। अपना सर माइक ऑफ आवाज नहीं करो, आ रहा। अपना माइक ऑफ करो, देखते हैं हम। अपना माइक ऑफ करो। प्लस मेरी तरफ इंटरनेट की दिक्कत भी है ना, तो हो सकता है शायद उसी की वजह से हो रहा हो। तो कोशिश करते हैं आज थोड़ा मैनेज कर लो, कल तक इंटरनेट ठीक कर ले रही है ना। तो अब देखो क्या बोला मैंने, 27 डिग्री सेल्सियस है, हाइड्रोजन मैंने लिया और उसका देखना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को लैम्डा बोला, तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ओवर 3 m लिया जाएगा मास ऑफ एटम। एटम का मैं देखता हूं, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं एक 2m ले लेता हूं। लेट्स से हाइड्रोजन है ना, H2 होगा। तो हाइड्रोजन के अंदर में अगर मैं देखता हूं उसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, दो प्रोटॉन हो जाएंगे। तो मैं मास ऑफ प्रोटॉन को mp लिखता हूं, तो इसका मास हो जाएगा 2 टाइम्स mp। तो ये हो गया 2 टाइम्स mp। और टेम्परेचर इज 27, तो इसको क्या लिखेंगे, केल्विन में लिखेंगे, तो ये 300 लिखा जाएगा। ठीक है,
H अपॉन रूट ओवर 3m/kT, 3m/kT ये बन चुका है। अब क्या करना है, मुझे ऑक्सीजन लेना है और ऑक्सीजन में भी मुझे सेम ही वेवलेंथ रखना है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करूंगा, H अपॉन रूट ओवर 3। ऑक्सीजन के लिए क्या कितना होता है, उसमें तो एक ऑक्सीजन के अंदर में 16 बन जाता है। तो मैं लिख सकता हूं एक ऑक्सीजन के अंदर में 16 MP होगा। तो O2 के लिए अगर देखा जाए तो 32 MP इसका मास बनने वाला है। तो ये हो जाएगा 32 MP इंटू K इंटू टेम्परेचर T मान लेते हैं। तो देखो H से तो H गया, 3 से तो 3 गया, K से तो K गया, MP से MP गया। तो यहां पर क्या बना हुआ है, ये आ गया 2 इंटू 300 यानी कि 600, 2 इंटू 300 यानी कि 600 इज इक्वल टू 32 इंटू टी। तो टी आ चुका है 600 अपॉन 32 और ये क्या होगा, केल्विन होगा, केल्विन में होगा। ये सभी क्या चल रहा है, केल्विन में चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी सेम होगा? काइनेटिक एनर्जी से ही तो किया ना ये बच्चा, अरे ये काइनेटिक एनर्जी से तो किया। इसमें ये जो बना था, एक मिनट पीछे जाता हूं मैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी लिखी थी यही तो 3/2 kT लिखा था। काइनेटिक एनर्जी से तो किया अपन ने, मतलब सवाल क्या है, ठीक है ना? ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, हाँ सर। प्रेशर एंड फोर्स ऑन अ सरफेस ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लाइट की वजह से एक सरफेस पर कितना फोर्स और प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, कितना फोर्स और प्रेशर बना हुआ है। तो इस चीज को समझने से पहले मुझे दो चीजें समझनी पड़ेंगी, अब्जॉर्प्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी। अब्जॉर्प्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी, क्या इसके बारे में जानते हैं क्या? रेडिएशन हमने पढ़ा है क्या 11th क्लास में? हीट ट्रांसफर में आता है रेडिएशन, क्या हमने पढ़ा है क्या? नहीं। नहीं पढ़ा हुआ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो मान लो ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है और इसमें जो है ये कुछ इंटेंसिटी मतलब एनर्जी आई, कितनी आई, क्यू एनर्जी आई। और आई क्या दिखा रहा है, इंसिडेंट एनर्जी। मैंने क्या बोला, ये है इंसिडेंट एनर्जी। ये क्या हो गया, इंसिडेंट एनर्जी हो गया क्यू आई। तो ये इस सरफेस पर गिरा। अब इस सरफेस ने भाई साहब क्या बोला कि मैं तो कुछ तो एनर्जी जो है रख रहा हूं, मतलब इसने क्या किया कि कुछ एनर्जी जो है उसने अब्सॉर्ब कर ली। तो यहां पर ये जो है एनर्जी जो अब्सॉर्ब लिखी, एनर्जी जो अब्सॉर्ब लिखी उसको उसने बोल दिया क्यू ए, यानी कि ये आ गया क्यू अब्सॉर्ब, यानी कि अब्सॉर्ब एनर्जी। और यहां से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई तो मैंने उसको क्यू आर बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। तो मैं क्या कहता हूं कि यहां पर जो एनर्जी आई थी, जो एनर्जी आई थी उसमें से कुछ पार्ट तो इसने खुद खा गया और बाकी पार्ट को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। बाकी पार्ट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब मैं ए लिखता हूं, ए मतलब अब्सॉर्प्टिविटी, तो ये क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है क्यू ए अपॉन क्यू आई। क्यू ए मतलब कितना इसने अब्सॉर्ब कर लिया और क्यू आई मतलब कितना आया था। इसी तरीके से मैं अगर रिफ्लेक्टिविटी लिखता हूं, आर मतलब रिफ्लेक्टिविटी,
रिफ्लेक्टिविटी, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये होगा क्यू आर अपॉन क्यू आई। तो ये अगर समझे तो ये क्या है कि भाई इसने कितना पोर्शन, कितना फ्रैक्शन खुद अब्सॉर्ब कर लिया है। क्यू आई तो आया था, इंसिडेंट हुआ था, और क्यू ए तो क्या था, ये अब्सॉर्ब कर लिया था। तो क्यू ए अपॉन क्यू आई ये क्या बना हुआ है, ये बन चुका है हमारा कितना पोर्शन इसने, कितना फ्रैक्शन इसने अब्सॉर्ब कर लिया है। और क्यू आर अपॉन क्यू आई इसका मतलब क्या है, कितना फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, कितना फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इसने क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आई हुई एनर्जी या तो रिफ्लेक्शन में चली गई या तो अब्जॉर्प्शन में चली गई। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन अगर लिखता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन अगर बोलता हूं तो क्या लिखा जाएगा, जितना आया था उसमें से कुछ भाग तो इसने अब्सॉर्ब कर लिया और थोड़ा सा भाग इसने क्या कर दिया, बोल दिया रिफ्लेक्ट कर दिया, जाओ बेटा घूमो। ऐसा हो गया, लिख सकते हैं इसको, जितना आया उसमें से उसने कुछ अब्सॉर्ब कर लिया और कुछ उसने बाहर फेंक दिया, रिफ्लेक्ट करवा दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, क्यू आई को राइट हैंड साइड में ले आता हूं, तो ये 1 बना, ये आया क्यू ए अपॉन क्यू आई, और ये आया क्यू आर अपॉन क्यू आई। ठीक है, तो ये बन चुका है 1 इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू आई, यानी कि ए लिखा जाएगा, अब्सॉर्प्टिविटी ए। और ये क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू आई, कितना बन गया, ये रिफ्लेक्टिविटी बन गया। अरे 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 अरे, आवाज बंद करो ये। ठीक है ना, किसी बेबी की आवाज आ रही है, किसी को। हाँ, तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, 1 इज इक्वल टू ए प्लस आर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, अब्सॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, इसमें कोई समस्या हो कहीं से कहीं तक, बताइए। नहीं है, नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पर चैट में अभी बातें मत करो भाई, मुझे भी दिखता है सब कुछ जो तुम बोल रहे हो। मतलब क्लास में तो चलो ठीक है, क्यों समझ नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, यहाँ तो दिखा हुआ है ना, रिकॉर्ड है मेरे पास, कौन बात कर रहा है। लेक्चर अपलोड होगा, क्यों नहीं होगा, अभी रिकॉर्ड तो हो ही रहा है सब कुछ, अभी रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। इंटरनेट का मेरा इशू है, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो अपलोड हो जाएगा। बस अब इंटरनेट चलना जाए, मतलब रिकॉर्ड तो हो रहा है, अपलोडिंग में अगर सब कुछ सही रहा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल संडे का आने वाला है क्या लेक्चर? बिल्कुल बिल्कुल होगा। अरे अब तो हर दिन ही संडे जैसा हो गया है यार, अब क्या है संडे मंडे, कुछ अलग है क्या तेरे को? संडे पता लगता है तेरे को, संडे और मंडे में कोई अंतर दिखता है अब तेरे को? बोलना। हाँ, नहीं सर, है ना, नहीं तो सर। हाँ फिर ठीक है, फिर सेम ही रखते हैं ना, सबको बराबर ही रखते हैं। ऐसा मतलब अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई संडे को या मंडे बोलो या संडे बोलो, बात तो एक ही है। हाँ सर, हाँ। सर वो एक स्लाइड पीछे लो ना। अच्छा पीछे लो, एक मिनट। एक मिनट। हम्म,
ये हो गया सर। हो गया, एक मिनट। हाँ। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन करते हैं। देखो अभी मैंने जब ये शुरू किया, ये टॉपिक शुरू किया, जयेश अपना माइक ऑफ करो। जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया, कौन सा वाला, प्रेशर वाला और फोर्स वाला, प्रेशर और फोर्स, यानी कि ये जो मैंने बोला कि लाइट किसी सतह पे गिरती है, कोई सरफेस लिया, उस पर लाइट गिरी, तो उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, प्रेशर और फोर्स जनरेट होता है। सर ऐसा कैसे, मैं यहाँ बैठा हूँ, लाइट मेरे से आ रही है, उसके बावजूद मुझे तो प्रेशर फील नहीं हो रहा। तो एक्चुअली वो जो प्रेशर है उसकी वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है। अपने से बड़े बॉडी पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इतना खा पी के अपन इतने बड़े हो चुके हैं, और लॉकडाउन की वजह से तो और बड़े हो चुके हैं, तो अपने को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फिर किसको फर्क पड़ेगा, जो सरफेस पे अगर अपन फोर्स फिर भी थोड़ा फील करने चाहें कि भाई सरफेस पे मान लो कोई सेंसिटिव सी चीज लगा दी अपन ने, सेंसिटिव मतलब उसको हल्का सा धक्का लगे तब भी वो उसको फील हो जाए, तो वो जरूर बता देगा कि हाँ यार लाइट की वजह से कुछ ना कुछ तो मेरे पास फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहला फर्स्ट सिनेरियो, 100% absorption and perpendicular इंसिडेंस, ठीक है ना। यानी कि ये मैंने ले लिया, ये रही आपकी कोई सरफेस, और एक मिनट, और ये इस सरफेस पर जो हुआ है, ये लाइट ऐसे आई, यानी कि सरफेस से क्या हुई है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई है, सरफेस पे क्या हुई है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, 100% ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। यानी कि ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी होगी इसमें, 1, 1 और आर की वैल्यू 0 0 रहेगी। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं मान लेता हूं कि आई क्या है, आई इज इंसिडेंट इंटेंसिटी, और यहां का ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इज ए, मान लिया मैंने सरफेस एरिया ए है। अच्छा बताओ, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या लिखते हैं, hc/λ। तो मैं लिखता हूं E, यानी कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज hc/λ। ठीक है, तो यहां पर मैं देखता हूं कि इंटेंसिटी दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखा है, तो क्या यहां पर इस सरफेस का पावर इंसिडेंट निकाल सकता हूं क्या मैं, इस सरफेस का पावर इंसिडेंट निकाल सकते हैं क्या, क्या होगा, प्रेशर बाय एरिया। इंटेंसिटी के टर्म्स में है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इनटू एरिया, क्योंकि मुझे पता है पावर अपॉन एरिया इज इंटेंसिटी, हेंस पावर इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब ये पावर कौन सी है, इंसिडेंट होने वाली, और वो किसकी वजह से हुई है, लाइट की वजह से। लाइट में कौन है, फोटोन है, तो एक फोटोन की एनर्जी पता है क्या, बिल्कुल पता है। तो मैं यदि मान लेता हूं यहां पर सेकंड n फोटॉन्स निकले, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट मैंने n मान लिए, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, पावर लिखा जाएगा n इंटू hc/λ, और n क्या है, n इज नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड, यहां तक कोई समस्या नहीं है, पहले से ही किया हुआ है अपन ने, है ना, यहाँ पे अपन ने कोई सब कुछ जो है पहले से किया हुआ है। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, आई इंटू एरिया इज इक्वल टू n h c/λ। तो यहां से बना n h/λ इज इक्वल्स टू I A/C।
ठीक है, आई एन एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू आई ए अपॉन सी। अच्छा, अपन चाहते क्या थे? अपन चाहते थे फोर्स निकालना, और फोर्स निकालने के लिए क्या निकालूंगा मैं? यहां पर फोटोन आ रहे हैं और फोटोन सारे के सारे अब्सॉर्ब हो गए। तो फोटोन अगर आया तो उसका कुछ मोमेंटम भी आया होगा, और उसने अब्सॉर्ब हो गया तो वहीं का वहीं सारा मामला खत्म हो गया। तो एक चीज बताओ कि एक सरफेस है, सरफेस पर पी नॉट मोमेंटम से कोई आया और सारा अब्सॉर्ब हो गया, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? चेंज इन मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? नॉट। पी नॉट लिखा जाएगा। 100% अब्सॉर्प्शन अगर हुआ है तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो चुका है, और इनिशियल है पी नॉट, तो मेरे पास बन चुका है 0 माइनस पी नॉट, और मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं, चेंज ऑफ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर कर दिया जाए तो वो पी नॉट आ जाएगा। और अगर मुझे फोर्स चाहिए था तो मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं बोलता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी नॉट। ठीक है, पी नॉट क्या है? दिस इज मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। तो यहां से पी नॉट कितना आया? दिस इज एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ऐसे पर सेकेंड मैं लिखता हूं मोमेंटम चेंज फॉर वन फोटोन। अगर लिखा जाए, उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए, तो क्या लिखा जाएगा? हमारे पास आ चुका है पी नॉट। ये अभी देखा अपन ने यहां पर, है ना, ये देखा था। मोमेंटम चेंज का मैग्नीट्यूड मेरे पास पी नॉट बन चुका है। तो मैं देखता हूं कि यहां पर एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे थे? एन फोटोन आ रहे थे। कहां से पता लगा? ये पता लगा है, ये रहा। एक सेकंड में कितने आए? एन फोटोन आए। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकंड का मैग्नीट्यूड यदि लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? बताइए। एन पी नॉट। एन इंटू पी नॉट। हमने देखा एक फोटोन आता है तो उसमें मोमेंटम चेंज हुआ है पी नॉट। हमारे पास में एक सेकंड में कितने फोटोन आए? एन फोटोन आए, यानी कि उसका मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा? एन इंटू पी नॉट होगा। और ध्यान रखना, यूनिट पर सेकंड चल रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये आ गया एन, और पी नॉट की वैल्यू अगर देखें तो वो कितना है? एच बाय लैम्डा है। एन एच बाय लैम्डा है। अच्छा, चमत्कार हो गया। अब तो क्या चमत्कार हुआ? ये तो हमने पहले से ही निकाल रखा है। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग देखें तो एन एच बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आई ए अपॉन सी, यानी कि दिस इज इक्वल टू आई ए अपॉन सी। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा बताओ, ये क्या है? ये मोमेंटम चेंज है या मोमेंटम चेंज पर सेकंड है? मोमेंटम चेंज पर सेकंड है ना। तो उसको फोर्स बोल सकता हूं क्या? फोर्स, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। कितना आ गया? फोर्स इज इक्वल टू आई ए अपॉन सी आ चुका है। तो अब बताओ कि यदि मैं प्रेशर लिखूं तो वो कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया को इधर ले गए तो कितना आ गया? आई बाय सी। सी आ गया। आई बाय सी आ गया है। तो यहां से मैं कंक्लूड करता हूं कि मेरे पास यदि 100% अब्जॉर्प्शन हुआ, इट मींस वहां पर जो प्रेशर बना है कौन सा? रेडिएशन की वजह से। तो प्रेशर और रेडिएशन प्रेशर, उसको रेडिएशन प्रेशर भी बोलते हैं। प्रेशर और रेडिएशन प्रेशर ये आ चुका है। बोलो कितना? आई बाय सी आ चुका है। कितना आ चुका है? आई बाय सी आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। सर, जी बोलो।
सर हम जो लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाई पी नॉट लिख रहे हैं ना, वो वाला डी ब्रोगा वेवलेंथ है ना। बिल्कुल सही। अब देखो और यहाँ, ये एनएच सी बाई लैम्बडा वाला जो लैम्बडा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो देखो, दोनों इक्वेट कैसे कर सकते वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर क्या था, ये हमारे पास डुअल नेचर था। डुअल नेचर था। लैम्बडा किसका डिफाइन कर रहे हैं, जब हम फोटोन के लिए एच सी बाय लैम्बडा लिखते हैं, एच सी बाय लैम्बडा लिखते हैं या एच न्यू लिखते हैं, तो ये न्यू था किसका, वेव का। न्यू था किसका, वेव का था। ये वेव का। लैम्बडा था किसका, वेव का था। तो ये वेव बनी कौन सी, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल की वजह से जो बनी हुई वेव है वही है। तो हमारे पास जो जो फोटोन है, जो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, उसका वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की मदद से भी। समझ में आया क्या कि भाई ये है तो पार्टिकल, पार्टिकल का वेव नेचर समझाने के लिए डी ब्रोगली ने बोला। तो डी ब्रोगली ने बोला तो क्या बोला कि यार उसका जो वेवलेंथ बना है वो h बाय पी के बराबर होना चाहिए। और हमने वेवलेंथ एक बार और वेव की मदद से निकाला था, और वो क्या था, उसको अपन ने लैम्डा बोला था। समझ रहे हो क्या। ईशा, ईशा अपना माइक ऑफ करो। सर पीछे की स्लाइड लो फर्स्ट ना। पेज निकालो ना। हाँ हम्म। सर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ और डी ब्रोगा वेवलेंथ सेम रहते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के तो ईएम वेव तो बनती ही नहीं है। इसके लिए मतलब फोटॉन लाइट की, की, मतलब फोटॉन की, हाँ फोटोन। फोटॉन के। कैप क्यों पहन रहे हैं? अरे मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं यार, वो मैनेज नहीं होते अब मुझसे। मतलब लॉकडाउन से पहले ही मुझे कर लेना चाहिए था जो भी करना था। सर आगे की स्लाइड लो। नोट करिए ना सबने। नहीं राइट सर, सर, एक एक मिनट मिनट। सर। ठीक है। एक मिनट। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज करते हैं। हाँ कोई दिक्कत हो पूछ लेना।
सर आगे की स्लाइड लो ना। अगली की स्लाइड 1 मिनट सर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो हेलो, मैं अब दिख रहा हूँ आप लोगों को? ओ बाप रे, नोट कर लिया था क्या आपने? नोट कर हाँ लिया था, सर। है ना? मेरा यहाँ पे स्क्रीन खत्म हो गया, मतलब इंटरनेट एकदम से बंद हो गया था, तो वो जो लिखा था वो सब गायब हो गया। तो लिख लिया ना आप लोगों ने? कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है। सर आप आ गए हैं क्या? केमिस्ट्री वाले सर दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? नहीं आए? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन अपन है ना, जब सर आ जाएंगे तब छोड़ देंगे। तो सेकंड केस 100%। क्या सर आ गए क्या? नहीं आए ना, ठीक है। 100%, 100% रिफ्लेक्शन। अब देखो, पिछली बार अपन ने क्या देखा था? 100% अब्जॉर्प्शन देखा था। अब हम देख रहे हैं 100% रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग करके दिखाइए क्या आंसर होना चाहिए। सर 2 टाइम्स हो जाएगा ना? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर बस एक चीज का फर्क पड़ेगा कि यहां पर अगर फोटोन आया तो वो जा भी रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन लिखा जाए, तो वो लिखो क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो मोमेंटम चेंज हुआ वो पहले के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा, 2p0 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ मैं बता देता हूं। वैसे तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया कि देखो, आते टाइम इसका मोमेंटम था p0, जाते टाइम इसका मोमेंटम था p0, तो चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं। कैसे आया? ये लिखा जाता है विद डायरेक्शन लिखा जाएगा। तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को मान लेता हूं, पॉजिटिव मान लेता हूं। तो मैं फाइनल मोमेंटम देखूं तो क्या लिखा जाएगा? फाइनल मोमेंटम होगा प्लस p0 माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो क्या होगा? माइनस p0 होगा। नीचे की डायरेक्शन में है ना, तो वो माइनस p0 होगा। तो ये कितना हो चुका है? दिस इज 2p0। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन बन चुका है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन बन चुका है 2p0। अच्छा, अब देखो कि हमने क्या निकाल लिया था कि जब हमारा एक h बाय लैम्डा यानी कि वो बना हुआ था मोमेंटम चेंज, और n h बाय लैम्डा ये बन गया था मोमेंटम चेंज। किसके लिए? एक फोटोन जब 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो मेरे पास यहां पर जो नेट मोमेंटम चेंज, नेट मोमेंटम चेंज पर सेकंड अगर लिखें तो वो कितना हो जाएगा? पहले के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा, जैसे कि हमने यहां देखा। ठीक है ना? तो यहां से देख सकते हैं अपने पास बन चुका है 2NH अपॉन लैम्डा, और ये आ जाएगा 2IA अपॉन C।
तो नेट मोमेंटम चेंज पर सेकेंड को हम फोर्स के नाम से जानते हैं, तो फोर्स हमारे पास इतना बन चुका है। और अगर मैं प्रेशर लिखूं यानी कि रेडिएशन प्रेशर अगर मैं लिखूं तो वो बन चुका है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया 2I/c आ चुका है। तो इस प्रकार से हम रेडिएशन प्रेशर लिख सकते हैं 100% रिफ्लेक्शन में। बोलो कोई डाउट हो तो। सर आप आ गए तो बताइए। सर दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे ना? दिखे तो बता देना है ना बीच में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई डाउट समस्या हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो लिख लो फिर जल्दी से। हो गया सर। डन है? चलो तो अब मैं इसको लिखता हूं। क्या अब मैं क्या बोलता हूं? थर्ड केस, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल absorption, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल absorption। ठीक है सर आ गए शायद अभी। सर अब ठीक है ठीक है तो अपन ये आगे कल कर लेंगे। एक काम करो, चलो ये होमवर्क में करके आना कि इसमें आपने क्या कर दिया, इसका अब्जॉर्प्टिविटी A है और रिफ्लेक्टिविटी R है, तो A प्लस R तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल प्रेशर निकालना है, जो पिछली टर्म्स थी उसकी टर्म्स में ही निकालना है और साथ में R की टर्म्स में निकालना है। ठीक है ना? R भी कहीं ना कहीं फंसेगा उसमें। बात समझ में आई? तो फाइनल फोर्स अपन R के टर्म्स में निकालेंगे और फाइनल प्रेशर जो है रेडिएशन प्रेशर R के टर्म्स में घर से करके अपन आएंगे। कल बात करेंगे अपन इसकी।